वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग मेगा रिवीजन प्रोग्राम में फुल सिलेबस का सेट भी डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका भी पैटर्न सेम रहेगा जो हमारे प्रीवियस सेट ए का पैटर्न था। इसमें भी टोटल 4 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में टोटल 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे या MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे एंड सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें ईच क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस होगा, मतलब और आएगा। अब सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन ए में हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है या MCQ है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CH2O। एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है, मॉलिकुलर मास गिवन है 150, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज, मॉलिकुलर फार्मूला हमें फाइंड आउट करना है। तो मॉलिकुलर फार्मूला निकालने का जो प्रोसेस है ये होता है N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, और जो ये N है, N इज़ द रेशियो ऑफ मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिकुलर मास 150 है, एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करें। यहाँ से कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन 2 एटम है तो टोटल 2 हो गए, प्लस ऑक्सीजन 16, ऐड करेंगे 30 आ रहा है, तो N की वैल्यू 5 आ गई। इसीलिए मॉलिकुलर फार्मूला हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला CH2O। तो कार्बन के एटम हो गए हमारे पास 5, हाइड्रोजन के एटम हो गए 2 5 जा 10 एंड ऑक्सीजन के एटम होंगे 5। तो C5H10O5 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम इज। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, तो 24 है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर। अब कन्फिग्रेशन करेंगे और बोर रूल से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 ये होना चाहिए, बट हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबसेल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए S का एक इलेक्ट्रॉन D में आ जाएगा 4s1 3d5। अब हमें कन्फिग्रेशन नियन के फॉर्म में दिया है। नियन जो है 10 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2p6 तक हम लोग नियन लिख देंगे, देन 3s2 3p6। अब 3 वाले को अगर एक साथ लिख लें तो 3d5 एंड 4s1, ये हमारा B ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट साइज। साइज़ जो है किसी भी ग्रुप में अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएँ तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज करेगा, और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज़ डिक्रीज करेगा। तो हमारे पास मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम दिया हुआ है, तो पीरियड में आएगा मैग्नीशियम के राइट साइड एल्युमिनियम आएगा, तो मैग्नीशियम से एल्युमिनियम छोटा होगा, तो बड़ा हमारा मैग्नीशियम आएगा। अब मैग्नीशियम में 2 ऑप्शन है हमारे पास, Mg एंड Mg2+। तो Mg से Mg2+ का साइज़ छोटा होगा, क्योंकि कैटाइन है Mg2+, कैटाइन का साइज़ हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होता है। तो लार्जेस्ट साइज़ हमारा मैग्नीशियम का आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज। कार्बन मोनोऑक्साइड में जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 कोवैलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर इसका हम लोग 3 लेते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक्स एक होता है, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। अब 14 से अगर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज या इंक्रीज करें, जैसे 14 से एक इंक्रीज बढ़े 15 हुए, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 2.5। और अगर डिक्रीज भी करेगा 14 से 13 आ जाएगा, तो भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। अब जैसे 15 से 16 आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो 0.5 और माइनस कर दो, 2.5 में 0.5 माइनस कर दो, 2 आ जाएगा। 13 से 12 हो गया, तो भी 0.5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 के अलावा कुछ होना चाहिए, मतलब 14 के अलावा इलेक्ट्रॉन कुछ होना चाहिए। तो NO-7 + 8 15, एक ले लिया 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, यही आंसर करेक्ट होगा। NO+ में देखो 7 + 8 15, एक दे दिया तो 14 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। 6 + 7 13 + 1 14 इलेक्ट्रॉन, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। N2 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो BCD तीनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, NO- का बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट इक्विलिब्रियम गिव्स फ्री एनर्जी ΔG इज। इक्विलिब्रियम पे ΔG की वैल्यू 0 होती है, और अगर ΔG < 0 है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ΔG > 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इक्विलिब्रियम है, इसलिए ΔG की वैल्यू 0 होगी, C ऑप्शन करेक्ट आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड इज। तो नॉर्मेलिटी जो होता है ये होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो हमारे पास मोलरिटी आ जाएगी नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी हमारे पास 0.02 है, एन फैक्टर से डिवाइड कर दो, एन फैक्टर 2 है, तो 0.02/2 दैट इज़ 0.01 मोलर आ गया। अब हमें मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो मॉलिक्यूल्स के लिए पहले मोल निकालेंगे। मोल होगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम 100 ml है तो लीटर में 1000 से डिवाइड कर दो तो ये मोल आ जाएंगे। तो 2 0 कैंसिल हो गया, तो 0.01 को 10⁻⁻2, ये 10⁻⁻1, 10⁻⁻3 मोल हो गए। अब मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मोल्स को हम लोग क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6.022, 10⁻23 - 3, 10⁻20 ये मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है द रिएक्शन सोडियम प्लस मरकरी गिव्स सोडियम अमलगम एज। बच्चे एक्चुअली में ये कोई रिएक्शन है ही नहीं, ये जो है जब हम लोग सोडियम को मरकरी में मिक्स करें तो एक सॉल्यूशन बनाता है जिसे हम लोग अमलगम बोलते हैं। तो सोडियम और मरकरी इंटरमिक्स होकर सोडियम अमलगम बनाएगा। इसमें ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है। तो ये ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना तो रिडक्शन हो रहा है, ना तो प्रेसिपिटेशन हो रहा है। इसमें जो है डिजोल्यूशन बोल सकते हो, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। फ्री रेडिकल जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इसीलिए प्लस आई ग्रुप जो है इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगी। तो CH3 इज प्लस आई ग्रुप, इसमें CH3 2 है तो 2 प्लस आई ग्रुप, और डी ऑप्शन में 1 2 3 प्लस आई ग्रुप। तो डी ऑप्शन में 3 प्लस आई ग्रुप है, मैक्सिमम है, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसी की आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ HBr टू 3 मिथाइल 1 पेंटाइन फॉलोज। 3 मिथाइल 1 पेंटाइन का मतलब है, देखो पेंटाइन है तो 5 कार्बन होगा, 3 4 5, 1 पेंटाइन है तो फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, थर्ड पे मिथाइल होगा, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें HBr ऐड करेंगे, तो HBr ऐड करेंगे तो ये एसिमेट्रिकल अल्काइन है, इसीलिए मार्कोनिकोव एडिशन को फॉलो करेगा, तो मार्कोनिकोव रूल ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है द नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स इन पेंटेन। पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन का चेन होगा, 4 5। अब 4 कार्बन का भी चेन इसका बन सकता है, एक सब्सटीट्यूएंट लगा दें। 3 कार्बन का चेन बन सकता है, 2 सब्सटीट्यूएंट लगा दें, तो टोटल आइसोमर चेन आइसोमर हो गए 3। अब नेक्स्ट सेक्शन बी है जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके लिए मैं एक बच्चे का पेपर शेयर करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डू एलिमेंट्स इन ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो किसी भी ग्रुप में लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होता है, जिसके कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने का मतलब है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो चेंज भी हो सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ Kp एंड Kc रिलेटेड टू ईच अदर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया है N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO गैस। तो रिलेशन होता है Kp इक्वल्स टू Kc RT का पावर डेल्टा Ng। अब रिएक्शन में देखो प्रोडक्ट साइड 2 गैस है, रिएक्टेंट साइड भी 2 गैस है, तो डेल्टा Ng का वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट और गैसियस प्रोडक्ट लेंगे, तो 2 माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, इधर भी 2 है तो 2 - 2 0 हो गया। तो Kp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Kc RT का पावर 0। Kp इक्वल्स टू क्या लिखोगे, Kc RT का पावर 0, RT का पावर 0 1 हो जाएगा, तो Kp इक्वल्स टू Kc। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कस सम एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशन हम लोग बैटरीज में करते हैं, बैटरीज दैट इज गैल्वेनिक सेल। इसमें रेडॉक्स रिएक्शन के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वन सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में होता है, और जिसके कारण करंट का फ्लो होता है। तो एक हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, या बैटरीज बोल सकते हैं। दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो मेटल का जो ऑक्साइड है इसको अगर हम लोग कार्बन के साथ रिड्यूस करें तो मेटल बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिड्यूस करके हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन रेजोनेंस, व्हाट आर कंडीशंस नेसेसरी फॉर रेजोनेंस। पहले रेजोनेंस को डिफाइन करना है, फिर इसकी कंडीशन लिखनी है। तो रेजोनेंस को डिफाइन करेंगे, रेजोनेंस इज द फेनोमेना इन विच टू और मोर स्ट्रक्चर हैविंग आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम। जो एटम है इसकी पोजीशन आइडेंटिकल होनी चाहिए, जितनी भी एटम्स हैं मॉलिक्यूल में, कैन बी रिटेन बाय डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे बेंजीन है, इसमें पाई बॉन्ड को देखो डिलोकलाइज करके दूसरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इस दोनों स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे और इस प्रोसेस को हम लोग रेजोनेंस बोलेंगे। अब इसकी कंडीशन, पहला कंडीशन है जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होना चाहिए और जो पाई बॉन्ड लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज है वो कंजुगेशन में होना चाहिए, कंजुगेटेड पोजीशन पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज कन्फॉर्मेशन, डिस्कस द कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। तो कन्फॉर्मेशन में क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला, सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ देयर एटम और ग्रुप्स बट डिफरेंट 3 डायमेंशनल और स्पेशियल arrangement are self interconvertible without breaking of any bond are called conformer and this process is called conformational isomers। ठीक है, इसमें आइसोमर की तरह मॉलिकुलर फार्मूला, मॉलिकुलर मास और लिंकेज सेम होगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी और बस क्या होगी, जो मॉलिक्यूल है उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी एंड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में अपने आप इंटरचेंज हो जाएंगे विदाउट ब्रेकिंग ऑफ एनी बॉन्ड। जैसे इथेन है, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाया गया है, एक एक्लिप्स्ड फॉर्म जब एंगल 0 होगा, स्टेगर्ड जब एंगल 180 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में 2 कन्वर्जन है। फर्स्ट, प्रोपीन से प्रोपेन 1,2 डायओल बनाना है। तो प्रोपीन में अगर हम लोग एक्वस मीडियम में KNO4 डालें, कोल्ड मीडियम में, कोल्ड कंडीशन में, तो ये प्रोपेन 1,2 डायओल बनाएगा। ठीक है, अगर इसको हॉट कंडीशन में डाल देते तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता, तो इसमें हम लोग कोल्ड मीडियम में लेंगे। दूसरा कन्वर्जन है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड से नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में एल्कोहलिक KOH डाल दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपीन में। अब प्रोपीन का एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कर दो, HBr ऐड कर देते पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन का मतलब है जो बॉन्ड फिजन होगा उसके बाद जो ग्रुप बनेंगे वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। तो फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन सच ए वे दैट ईच रिजल्टिंग स्पीसीज गेट इट्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। जैसे कि CH3 इथेन है, और होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में सिंगल एरो दिखाएंगे, हाफ एरो। ठीक है ना, इसमें कंप्लीट एरो नहीं दिखाते हैं, हाफ एरो दिखाते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया, ये अपना लिया, तो 2 फ्री रेडिकल बन जाएगा। और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में क्या होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो शेयर्ड पेयर पूरा इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएंगे, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। जैसे कि टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा, तो Br- और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो एक कार्बोकेटाइन बनेगा। और इसे कार्ब एनायन नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, ये ब्रोमाइड आयन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन बाय लेसाइन मेथड। लेसाइन मेथड के लिए सबसे पहले हम लोग लेसाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, जिसे हम लोग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलेंगे। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है या नहीं चेक करना है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा। इसको हम लोग सोडियम मेटल के साथ हीट करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और उसे ही हम लोग लेसाइन एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलेंगे। तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों होगा तो CN बनेगा, NaCN बन गया हमारा लेसाइन एक्सट्रैक्ट। अब इसमें फेरस सल्फेट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। तो फेरस सल्फेट में Fe2+ के प्रेजेंस में जो साइनाइड है ये FeCN6 4- बनाएगा और Fe2+ एसिडिक मीडियम में Fe3+ बनाएगा। तो ये कैटायन और ये एनायन आपस में एक कंपाउंड बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका कलर पर्सियन ब्लू होता है। तो मतलब अगर पर्सियन ब्लू कलर बनेगा तो उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है और पर्सियन ब्लू कलर नहीं बनेगा तो नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में, जैसे कि हाइड्रोजन है सिर्फ नाइट्रोजन होता है, कार्बन नहीं होता है, तो वो ये टेस्ट नहीं देगा। और अगर नाइट्रोजन डाइजोनियम सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो भी ये टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट हीट करने से नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन नाइट्रेशन, गिव एग्जांपल। नाइट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइड्रोजन को NO2 ग्रुप रिप्लेस कर देगा। अगर हाइड्रोजन को NO2 ग्रुप रिप्लेस कर देगा तो उसे हम लोग बोलेंगे नाइट्रेशन। तो व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिप्लेस एनी अदर ग्रुप, हाइड्रोजन को NO2 से रिप्लेस कर देगा तो उसे नाइट्रेशन बोलेंगे। जैसे बेंजीन का रिएक्शन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, इट गिव्स नाइट्रोबेंजीन एंड वाटर। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन सी देख रहे हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो सेक्शन सी में पहला है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, और अगर उसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स रखें तो जो दूसरे एलिमेंट का मास होगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। तो वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ़ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, ठीक है, द masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in simple whole number ratio। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में वाटर बना रहा है H2 + हाफ O2 H2O, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से 18 ग्राम वाटर बना रहा है। H2O2 के साथ H2O2 बना रहा है, 2 डिफरेंट कंपाउंड बन रहा है, एक H2O और दूसरा H2O2। यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करके H2O2 बना रहा है 34 ग्राम। तो हाइड्रोजन का मास दोनों में 2 ग्राम है, ऑक्सीजन का मास 16 और 32 है, तो 16 और 32 का रेशियो 1:2 आएगा, जो कि सिंपल होल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, न्यूमेरिकल है, 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 29 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 29 ग्राम ऑक्सीजन से, तो रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन हाफ ऑक्सीजन H2O बनाएगा, 3 ग्राम हाइड्रोजन 29 ग्राम ऑक्सीजन है। तो हमें पता क्या है, 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, अगर ये 2 ग्राम होगा तो ये कितना होना चाहिए 16 ग्राम, ये 4 ग्राम होगा तो 32 ग्राम। ठीक है, इसको इस तरह से किया, और हमने दूसरा एक और प्रोसेस बताया मोल के फॉर्म में, वो भी बता दूंगा। अभी इस प्रोसेस को देख लेते हैं जो बच्चे ने सॉल्व किया है। तो देखो 4 ग्राम के लिए 32 ग्राम चाहिए, तो 3 ग्राम के लिए कितना चाहिए 24 ग्राम, हमारे पास 29 ग्राम है, मतलब ज़्यादा है ऑक्सीजन, इसीलिए हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, H2O का मास। 2 ग्राम हाइड्रोजन से 18 ग्राम वाटर बन रहा है, तो 4 ग्राम से 36 ग्राम, तो 1 ग्राम से 36/4 9 ग्राम, तो 3 ग्राम से 34 9 × 3 27 ग्राम, तो 27 ग्राम वाटर बनेगा। एक प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस है, दोनों का मोल निकाल लो, मोल निकाल के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, जो कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और उस लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का मोल निकाल लेंगे कंपेयर करके, फिर मोल निकल जाएगा प्रोडक्ट का, तो उसे मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक स्क्रीन शेयर करके दोबारा सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे हमारे पास रिएक्शन है H2 + हाफ O2 गिव्स H2O, तो ये हमारे पास 3 ग्राम है, तो मोल हो जाएगा 3/2 मोल, दैट इज इक्वल टू 1.5 मोल। ऑक्सीजन 29 ग्राम है, तो इसके मोल हो जाएंगे 29/32, तो 29 डिवाइडेड बाय 32 आ जाएगा 0.906 मोल। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो लिमिटिंग रिएजेंट, या एक और प्रोसेस है, 1 हाइड्रोजन के लिए हाफ ऑक्सीजन चाहिए, सिंस 1 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्स हाफ मोल ऑक्सीजन, तो देयरफॉर 1.5 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्स हाफ इंटू 1.5 मोल ऑक्सीजन, विच विल बी इक्वल टू 0.75 मोल ऑक्सीजन। लेकिन हमारे पास 0.906 है, ज़्यादा है, ऑक्सीजन एक्सेस में है, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा। निकल गया। अब देखो 1 मोल हाइड्रोजन से 1 मोल वाटर बन रहा है, सिंस 1 मोल हाइड्रोजन गिव्स 1 मोल वाटर, तो हमारे पास हाइड्रोजन 1.5 मोल है, तो 1.5 मोल हाइड्रोजन गिव्स 1.5 मोल वाटर, तो देयरफॉर मास ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 × 18 ग्राम, विच इज इक्वल टू 27 ग्राम। तो इसे हम लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, दोनों प्रोसेस हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें 3 पार्ट है। पहला है स्टेट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका जो स्टेटमेंट है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूविंग पार्टिकल्स। फॉर्मूला आता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4πm। डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। 1 मार्क्स में सफिशियंट है ये। अब क्या बताया गया, क्रोमियम का 3d5 4s1 कन्फिग्रेशन होता है, 3d4 4s2 नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। 3d5 में हाफ फील्ड है और ये 3d4 जो है हाफ फील्ड और फुल फील्ड नहीं है। बोर ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। बोर ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों बोलते हैं? Bohr's orbit are called stationary orbit because unlike other circular orbit, Bohr orbit electrons don't lose their energy while revolving and their energy of orbit are fixed होता है, constant होता है, इसीलिए इसे stationary orbit बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। हाउ डज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वेरी विथ ए ग्रुप और ए पीरियड। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है? चेंज इन इंथैल्पी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जैसे फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे F- बनेगा, मैग्नीशियम ऐड करके F- बनेगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इंथैल्पी चेंज होगा उसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का जो फैक्टर है साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ग्रुप में जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज करेगा। एक्सेप्शन है फ्लोरीन और क्लोरीन का, उसी तरह ऑक्सीजन एंड सल्फर का। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, इसमें है गिव द शेप्स ऑफ फॉलोइंग कोवैलेंट मॉलिक्यूल यूजिंग VSEPR थ्योरी। तो फर्स्ट है हमारे पास अमोनिया, दूसरा है वाटर, तीसरा है SF6। तो वेस्पर थ्योरी में इसमें शेप्स कुछ है 3 मार्क्स में है, तो इतना थ्योरी ने बच्चे लिखा है, इतना थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्सप्लेन नहीं करना है, गिव द शेप है तो ओनली शेप बताना था। अगर 5 मार्क्स में रहता तो एक्सप्लेन करते हैं लोन पेयर रिपल्सन, बोन पेयर रिपल्सन, इसमें कोई ज़रूरत नहीं था। अब NH3 में देखो 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, इसलिए इसका शेप ट्राइगोनल पिरामिडल होगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है विथ 1 लोन पेयर। इन्होंने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें टाइम वेस्टेज होगा। अगर आपके पास टाइम होगा तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। ठीक है। वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, तो स्ट्रक्चर वी शेप्ड या बेंट होगा क्योंकि इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है विथ 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। SF6 सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन 6 बॉन्ड बना लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो गई विदाउट लोन पेयर। तो इसका जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, 4 एक प्लेन में होंगे और एक ऊपर एक नीचे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, गिव इट्स सिग्निफिकेंस। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन करना है, इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। इट इज़ डिफाइंड एज हाफ ऑफ द difference between number of electrons present in bonding and anti-bonding orbitals, that is bond order equals to Nb minus Na by 2। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा जिसके कारण बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करेगी। बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट्स द अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स से अच्छा एटम्स लिखते हैं इसमें। ए हाई बॉन्ड ऑर्डर मीन्स मोर अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, ए यहाँ पे एटम्स लिखना है। ए हायर बॉन्ड ऑर्डर ऑल्सो शोज दैट एटम्स आर हेल्ड टुगेदर टाइटली। ए लोअर बॉन्ड ऑर्डर मीन्स लेस अट्रैक्शन। और इसके अलावा जो मेन है, एक तो अट्रैक्शन बताया मतलब बॉन्ड एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होने से बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर का, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ जो है कम होगी। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द मास या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इट इज़ नॉन एडिटिव। जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, विच डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी या मास ऑफ सब्सटेंस, इट इज़ नॉन एडिटिव। एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। ठीक है, इट इज़ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी और ये जो है नॉन एडिटिव होगा, इसे ऐड नहीं करेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होगा और ये
इसके मास पे डिपेंड करेगा। तो डिफाइन किया देखो, एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ऑन द सिस्टम साइज और अमाउंट ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ मैटर। एग्जांपल के लिए लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, ये सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं एंड इट इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी, इसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डिफाइन द लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस विथ एग्जांपल, नेम द टाइप्स ऑफ लुईस एंड बेस। पहले लुईस एसिड को बताना है, लुईस एसिड क्या होता है, तो ये लिख दिया, अच्छी बात है, लिखने की वैसे कोई खास ज़रूरत नहीं था। लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, एसिड्स आर स्पीसीज विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन एंड आर दोज स्पीसीज विच बेसिस आर दोज स्पीसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा लुईस एसिड होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो लुईस बेस होगा। ठीक है, तो लुईस बेस एनी सब्सटेंस सच एज OH माइनस आयन दैट कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर लुईस बेस। ये दो टाइप के होते हैं, न्यूट्रल एंड एनाइनिक। न्यूट्रल जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा और न्यूट्रल जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा, एनाइनिक जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। लुईस बेस अगर एनाइनिक है तो नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। लुईस एसिड भी दो टाइप के होते हैं, कैटाइनिक और न्यूट्रल। न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होगा, कैटाइनिक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे कि H+ है। K+ और Mg2+ जो है लुईस एसिड नहीं है, इसको हटाना है। AlCl3 लुईस एसिड है न्यूट्रल, और H+ जो है लुईस एसिड है कैटाइनिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन के 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बताना है। ठीक है, अब इसमें लुईस एसिड का सारा एक्सप्लेनेशन बताया था, टाइप्स ऑफ लुईस एसिड में, कैटाइनिक में, एनाइनिक में, लुईस एसिड कैटाइनिक में और न्यूट्रल में, और लुईस बेस में एनाइनिक में और न्यूट्रल में। ठीक है, अब हेलोजन से बनाया है अल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन होगा। हेलोजिनेशन ये नहीं होगा, दिस इज हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। तो अल्कीन या अल्काइन में जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल Pd या Pt के प्रेजेंस में, इट गिव्स अल्केन। सिमिलरली अल्काइन के साथ भी अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल Pd और Pt के प्रेजेंस में, इट गिव्स अल्केन। दूसरा है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय उर्ज रिएक्शन। हेलो अल्केन का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करें ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो अल्केन देगा, जैसे मिथाइल क्लोराइड है, सोडियम मेटल के साथ इथेन और NaCl देगा। डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट, जैसे कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड लिया, डिकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम के साथ करते हैं, NaOH और CO के साथ हीट करेंगे तो ये मीथेन बनाएगा और Na2CO3 बाहर निकलेगा। ठीक, अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन डी में। ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन डी में जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिस्क्राइब द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। अब इसके ऑप्शन में भी क्वेश्चन है, पहले जो बच्चे ने सॉल्व किया है उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट हैं पहले वो लिखना है। तो सबसे पहले जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ये ओनली हाइड्रोजेनिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होता है। दिस मॉडल वाज गिवन बाय बोर विच इज़ बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। So it helped to explain the stability of atom and emission of sharp spectrum line. It is applicable for hydrogenic species. Example हाइड्रोजन He+, Li2+, Be3+ etc. ठीक है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो फर्स्ट पोस्टुलेट है इसका, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। किस पे मूव करेगा? फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, जिसे हम लोग ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। इसे KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं या 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, इसीलिए इसे स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दोज ऑर्बिट्स विच हैव एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फैक्टर h/2π MVR n × h/2π। MVR h/2π को ही हम लोग h क्रॉस लिखते हैं, तो MVR = n × h क्रॉस, जिसमें h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट है, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, इफ़ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन टू अदर इट आइदर लूजेज एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी। जब हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी लूज करेगा, जैसे कि हायर ऑर्बिट से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी एमिट होगा, और जब लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, फॉर ए स्टेबल ऑर्बिट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है KQ1Q2/r², ये इक्वल होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r के। ठीक है, तो KQ1Q2/r² इक्वल्स टू mv²/r। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बाद में डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन वर्क एंड हीट, जो बच्चे ने सॉल्व किया है, एंड डिराइव द इक्वेशन ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो सबसे पहले हीट को डिफाइन किया है। इट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच फ्लोज बिटवीन ए सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब हीट जो है एनर्जी है, इसीलिए इसकी यूनिट की बात करोगे तो जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल आएगा। वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स ओनली प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज कंसिडर्ड, और ये जो है हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे। वर्क डन जो है F.S होगा dWF.ds, और डिस्प्लेसमेंट जो है A इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट A इंटू dx लिखेंगे। अब फोर्स देखो, जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो F को हम लोग प्रेशर इंटू एरिया लिख देंगे। F को प्रेशर इंटू एरिया लिख दिया, और ds डिस्प्लेसमेंट को dx के टर्म में लिखा है। ठीक है, तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, dv हो जाएगा। तो p dv प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो गया, तो dw हो गया माइनस p dv। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। dv का इंटीग्रेशन v1 से v2, तो dw का इंटीग्रेशन वर्क डन w हो जाएगा। 0 to w रखेंगे तो माइनस p बाहर, dv का इंटीग्रेशन v2 माइनस v1 डेल्टा v, तो वर्क डन माइनस p डेल्टा v लिख सकते हैं। अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो वर्क डन हो गया माइनस p डेल्टा v, स्मॉल चेंज है तो माइनस p dv। अब वर्क डन क्या हो गया, वॉल्यूम का लिमिट v1 से v2। तो अब देखो जो p है अगर चेंज नहीं हो, आइसोथर्मल प्रोसेस लिया, टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो प्रेशर को टेम्परेचर में चेंज करने के लिए PV nRT होता है, तो P nRT/V, तो वर्क डन माइनस n, P को रख दिया nRT/V dV। n नंबर ऑफ मोल्स है, R कांस्टेंट, आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो nRT बाहर हो जाएगा। 1/V dV का इंटीग्रेशन, 1/V का इंटीग्रेशन ln V, लिमिट पुट किया v1 से v2, तो ln v2 माइनस v1 है, जिसे ln v2/v1 लिखा। और अगर ln को लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसे डिराइव करेंगे। नेक्स्ट है अब हमारा IPSC नेम बच्चे ने किया है। IPSC नेम ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं खुद से करके बता देता हूँ दोबारा। तो IPSC नेम सबसे पहला है CH3CN। CH3CN में देखो 2 कार्बन का चेन हो गया, तो 2 कार्बन का चेन हो गया तो क्या लिखोगे इसे, इथेन नाइट्राइल। IPSC नेम जो है इसका नाइट्राइल होता है। अब बच्चे ने जो लिखा वो भी देख लो, क्या लिखा इन्होंने, CH3CN इथेन 1 नाइट्राइल, फर्स्ट से स्टार्ट हुआ। अब इसमें मोनोवैलेंट विथ कार्बन है, इसलिए 1 नहीं भी लिखते तो ठीक होता। सेकेंड देखो एल्डिहाइड है, 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, तो ब्यूटेन 1,4 डायल। थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है नोमेनक्लेचर में। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1 2 3 4, तो ब्यूट 1 इन, ये सही है। ब्यूटीन लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्यूटीन में किस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है ये हमें पता नहीं चल रहा है। अब डी में क्या है हमारे पास, HCHO, 1 कार्बन का चेन है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, मिथेनल। ई में देखो 3 कार्बन का चेन है, 2 पे OH है, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब जो क्वेश्चन बच्चे ने छोड़ दिया उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो फोर्थ का फर्स्ट का और वाला क्वेश्चन है वो दिख रहे हैं हम लोग, और वाला फोर्थ का फर्स्ट का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑल्सो एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहला एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन निकाला गया। तो हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लेंगे। अब डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लेके इससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो लाइट एमिट होगा। इसको हम लोग प्रिज्म से पास करेंगे तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसे हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे हाइड्रोजन एटम का। तो वही लिखा, व्हेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड लाइट एमिटेड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज is examined with a spectroscope, the spectrum obtained is called emission spectrum of hydrogen। अब लाइन स्पेक्ट्रम बताना है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व ड्यू टू एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन।
ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी, एक ऑर्बिट से लोअर और हायर से लोअर में जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगी। अब जब एनर्जी रिलीज होगी तो हमने क्या पढ़ा है, E=hc/λ। तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हमें मिलेंगे। तो जो वेवलेंथ मिलेंगे उसे ही हम लोग बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। जैसे मान लो N2 ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके N1 में आ रहा है, तो N2 की एनर्जी क्या होगी, -13.6 Z²/N2²। N1 की एनर्जी -13.6 Z²/N1²। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जो दोनों का डिफरेंस होगा, डेल्टा ई क्या होगा, En2 - En1, इसको निकाल लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, तो जूल में चेंज करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू आएगा एक कांस्टेंट आएगा, इसके साथ Z² 1/N1² - 1/N2²। इसी कांस्टेंट को हम लोग R बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट। जो ये कांस्टेंट आया है इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.09678 × 10⁻7 मीटर इन्वर्स, जिसे राउंड फिगर में 1.1 × 10⁻7 मीटर इन्वर्स लिखेंगे। अब इसमें स्पेक्ट्रल लाइन जो इससे वेवलेंथ निकलेगा सारे का, उसको हम लोग डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई करते हैं सीरीज में, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्कन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज एंड हम्फ्री सीरीज। किसी भी ऑर्बिट से जंप करके अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो इसे लाइमन सीरीज, किसी भी ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आएगा तो बामर सीरीज, किसी भी ऑर्बिट से थर्ड में आएगा तो पास्कन सीरीज, किसी भी ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में आया तो ब्रैकेट, किसी भी ऑर्बिट से फिफ्थ में आया तो पीफर्ड, किसी भी ऑर्बिट से सिक्स्थ में आया तो हम्फ्रे। इसमें जो बामर सीरीज होता है दिस इज विजिबल रेंज, ये विजिबल रेंज में आता है। लाइमन जो है यूवी में आता है, और ये तीनों जो है इंफ्रारेड आता है, और हम्फ्री जो है इंफ्रारेड से भी ज़्यादा इसकी वेवलेंथ होगी तो फार इंफ्रारेड बोलेंगे। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा, व्हेन द वाइट लाइट ऑफ एन इनकेंडेसेंट सब्सटेंस, और इसमें क्या लेंगे हम लोग, हाइड्रोजन एटम, इज पास थ्रू अदर सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ फ्रॉम द वाइट लाइट। ऑन एनालाइजिंग द ट्रांसमिट लाइट we obtain a spectrum in which dark lines of a specific wavelength are observed। और क्यों आएगा, क्योंकि वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गया होगा, तो इससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसे ही हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दीज लाइन कंस्टिट्यूट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, द वेवलेंथ ऑफ डार्क लाइन correspond टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। ये देखते हैं। वैसे इससे पहले भी ये क्वेश्चन बच गया है हेस लॉ, इसको बाद में देख लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं ये इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। इसके लिए भी मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। जब किसी कार्बन चेन से हम लोग कोई ग्रुप लगाते हैं, अगर कार्बन से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो -I ग्रुप होता है, कम हो तो +I ग्रुप होता है। एक्चुअली में ये तो ग्रुप हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चे, जो हमारा एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, जब इसे कार्बन चेन से लगाएं तो कार्बन चेन में जो पोलराइजेशन ये क्रिएट करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और रिलीजिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू ए कार्बन चेन, पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड ऑन द कार्बन एटम on the substituent attached to it. This permanent polarity is due to displacement of shared electron of a covalent bond towards more electronegative atom. This is called inductive effect और I effect। जैसे हेलोजन है, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर पार्सली नेगेटिव, इधर पार्सली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो हेलोजन है ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। जैसे कि NH3, अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी क्या होगी, -I इफेक्ट ज़्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी +I इफेक्ट ज़्यादा होगी। तो ये हमने सीरीज दिया है यहाँ पे। अब दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इट इज़ टेम्पररी इफेक्ट। तो द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर इन मल्टीपल बॉन्डेड एटम एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जब तक अटैकिंग रिएजेंट आएगा तब तक ये इफेक्ट होगा, जैसे ही ये रिमूव होगा ये इफेक्ट खत्म हो जाता है, इसीलिए इसे टेम्पररी इफेक्ट भी हम लोग बोलते हैं। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इट इज़ डिनोटेड बाय ई इफेक्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय कर्व्ड एरो। जैसे इलेक्ट्रोफाइल आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो ए पे प्लस बी पे माइनस, तो इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। When the transfer of electron takes place towards attacking reagent, it is +E इफेक्ट, और जब इसके अपोजिट होगा तो इसे -E इफेक्ट बोलेंगे। तीसरा हाइपर कंजुगेशन है। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है,
ये भी एक परमानेंट इफेक्ट है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट इन विच लोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन लिख लो, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम ऑफ अनसेचुरेटेड सिस्टम और टू एन एटम विथ अनशेयर्ड p ऑर्बिटल टेक प्लेस। इसमें जो डीलोकलाइजेशन है ये ना तो पाई बॉन्ड का होता है, ये सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है विथ वैकेंट p ऑर्बिटल, जिसको पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो, या पाई बॉन्ड के साथ। ठीक है, जैसे एग्जांपल से देखो, यहाँ पे कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज मतलब फ्री ऑर्बिटल है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो CH3 के साथ क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। छोटा सा एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। ठीक है, इसके साथ CH2 है, CH2 पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर डिलोकलाइज होगा, तो क्या बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर, C के साथ H, ये H प्लस अलग हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, दिस इज हाइपर कंजुगेशन। सिमिलरली इस हाइड्रोजन के साथ भी होगा और इस हाइड्रोजन के साथ भी होगा, तो इसे हम लोग हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, और इसके साथ है एक्सप्लेन इंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग हेस लॉ को देखते हैं। हेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ये लॉ जो है हेस लॉ, इसे हेस ने दिया था 1814 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ़ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी मेड टू टेक प्लेस इन ए नंबर ऑफ वेज इन वन और इन सेवरल स्टेप्स, द टोटल इंथैल्पी चेंज मतलब टोटल हीट चेंज इज ऑलवेज सेम। कोई भी प्रोसेस या कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो, दोनों केस में जो इंथैल्पी चेंज होगा वो इक्वल होगा। द टोटल इंथैल्पी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द चेंज। द इंथैल्पी चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेज ओनली। मान लो कोई एक सब्सटेंस है, A to B बन रहा है, डेल्टा H1 कैलोरी, फ्रॉम B to C डेल्टा H3 कैलोरी। टोटल इंथैल्पी चेंज फ्रॉम A to D विल बी इक्वल टू, जो वेरियस स्टेप है, सारे स्टेप में जो इंथैल्पी चेंज हो रहा है इसके सम के इक्वल होगा टोटल इंथैल्पी चेंज। ठीक है, अब मतलब अगर टोटल स्टेप में जो इंथैल्पी चेंज हो रहा है ये डेल्टा H है, ऑल स्टेप्स में A to D का, तो A to B का H1 मान लो, B to C का H2 मान लो, C to D का H3 मान लो, तो डेल्टा H, H1, H2, H3 के सम के इक्वल होगा। एक एग्जांपल लिया गया है, कार्बन को अगर डायरेक्टली CO2 में कन्वर्ट करें, C+O2 CO2 -94 किलो कैलोरी हीट एक्सचेंज होता है। इसी को दूसरे मेथड से पहले कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट किया तो -26 किलो कैलोरी हीट एक्सचेंज होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ CO2 बनाया तो -68 किलो कैलोरी हीट एक्सचेंज होगा। तो इसमें भी कार्बन से CO2 बन रहा है, तो टोटल हीट एक्सचेंज क्या हो गया, -26 और -68 -94। तो देखो फर्स्ट प्रोसीजर में और सेकंड प्रोसीजर में दोनों में जो हीट एक्सचेंज हो रहा है ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इसके बाद था इसमें इंथैल्पी ऑफ कंबशन। इंथैल्पी ऑफ कंबशन होता है 1 मोल सब्सटेंस को एक्सेस ऑफ एयर में बर्न करने से जो इंथैल्पी चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है 1 मोल सब्सटेंस को उसके एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने में जितनी इंथैल्पी चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन।